तो जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद पॉपकॉर्न और यूज्ड कार की बिक्री पर लगने वाले जीएसटी को लेकर काफी संशय देखने को मिल रहा है। लोगों के बीच ये कंफ्यूजन हो गया है कि अब सभी पुरानी कारों पर क्या 18% जीएसटी देना होगा उनकी बिक्री पर। क्या वाकई में ऐसा है? जी बिजनेस इस पूरी खबर की असलियत आपके सामने ला रहा है। आज हम इस खबर को विस्तार से आपको बताएंगे, असल हकीकत क्या है ये भी समझाएंगे सरल भाषा में खास मेहमानों के साथ। पहले ये रिपोर्ट देख लीजिए। आपके जो भी कंफ्यूजन्स होंगे हम आज अपने सवालों के माध्यम से अपने एक्सपर्ट्स के सामने रखेंगे और लेंगे उनका जवाब। पॉपकॉर्न और यूज्ड कारों पर जीएसटी दरों में बदलाव को लेकर सोशल मीडिया पर फ्लोट हो रही खबरों के चलते लोगों के मन में तरह तरह की आशंकाएं जन्म ले रही हैं। आखिर क्या है सच्चाई इन खबरों की? ऐसे में इन आशंकाओं को दूर करने और सीधे और सरल तरीके से इस मामले को आप तक पहुंचाने का हमने फैसला किया है। दरअसल जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद लोगों के मन में ये संशय उभर कर आया था कि आपके सिनेमा के अंदर का मजा महंगा पॉपकॉर्न बिगाड़ सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। सिनेमा हॉल में खुले में बिकने वाले पॉपकॉर्न पर रेस्तरां की तरह 5% की दर से जीएसटी लगती है। वहीं पॉपकॉर्न को जब पैक्ड और लेबल के साथ बेचा जाता है तो इस पर 12% की जीएसटी लगती है, जबकि कैरेमलाइज्ड चीनी वाले पॉपकॉर्न पर 18% जीएसटी की दरें लगती हैं। राजस्थान के जैसलमेर में हुए जीएसटी काउंसिल की बैठक के बाद सोशल मीडिया पर यूज्ड और पुरानी कार पर जीएसटी 12% से बढ़ाकर 18% किए जाने को लेकर भी खूब बहस हो रही है। ऐसे में एक जिम्मेदार बिजनेस चैनल होने के नाते इस संशय से भी पर्दा उठाना हमारी जिम्मेदारी है। आपको बता दें कि ये बढ़ी दरें सिर्फ जीएसटी रजिस्टर्ड यूज्ड कार का बिजनेस करने वालों पर ही लागू होंगी। इसका मतलब ये है कि आम आदमी के कार बेचने पर ये नियम लागू नहीं होगा। जीएसटी काउंसिल 55वीं बैठक की ओर से ईवी समेत सेकेंड हैंड कार की बिक्री के मार्जिन पर 18% जीएसटी लगाने का फैसला सुनाया गया था। इसमें 1200 सीसी या उससे अधिक की इंजन क्षमता वाले पेट्रोल और डीजल गाड़ियां, 4000 एमएम या उससे अधिक लंबाई वाली और 1500 सीसी या उससे अधिक इंजन क्षमता वाली गाड़ियां शामिल हैं। अब यूज्ड कारों पर लगने वाली जीएसटी के फॉर्मूले को भी आसान तरीके से समझाते हैं। अगर किसी ने 5 लाख रुपए में कार खरीदी और उनकी मरम्मत और पेंटिंग कराने के बाद उसे 6 लाख रुपए में बेच दी, तो उसे 1 लाख रुपए का लाभ होगा। ऐसे में जीएसटी 6 लाख रुपए पर नहीं बल्कि लाभ की रकम यानी 1 लाख रुपए पर ही लगेगी। वहीं अगर इस कार को 50,000 रुपए के घाटा यानी 4.5 लाख रुपए में बेचा जाता है तो ऐसी स्थिति में कोई जीएसटी नहीं लगेगा। फिलहाल पॉपकॉर्न और यूज्ड कारों को लेकर जीएसटी की गुत्थी अब शायद सुलझ गई होगी और इसे लेकर आपकी सभी तरीके की आशंकाएं खत्म हो गई होंगी। तो निश्चिंत रहिए, सिनेमा देखने का मजा हो तो बेफिक्र होकर पॉपकॉर्न का मजा उठाइए। साथ ही याद रखें कि यूज्ड कारों पर इंडिविजुअल पर कोई जीएसटी नहीं बढ़ी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। बहुत ही खास मेहमान इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। स्वागत करते हैं एमएस मणि सर का, पार्टनर हैं डेलॉयट इंडिया के। मणि सर गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हमारे साथ हैं अभिषेक रस्तोगी जी, फाउंडर हैं रस्तोगी चैम्बर्स के। बहुत बहुत स्वागत है अभिषेक जी आपका भी हमारे शो पे। मणि सर, चर्चा की शुरुआत आपसे ही और वही सवाल मेरा आपसे भी होगा। अभी भी बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूजन है कि क्या वाकई में ओल्ड कार की सेल पर अब उन्हें 18% जीएसटी देना होगा। आपका टेक सर। देखिए, पहली बात यह है कि बहुत सा मिस इंटरप्रिटेशन हुआ है ये यूज्ड कार्स के इश्यूज के ऊपर। समझने वाली बात यह है कि ये जो चेंज है ये सिर्फ एप्लीकेबल है जो लोग यूज्ड कार सेल के बिजनेस में लगे। तो बहुत सी प्लेटफॉर्म्स हैं और बहुत सी और फिजिकल कंपनीज भी हैं जिनका बिजनेस है पुरानी गाड़ी खरीदना और पुरानी गाड़ी को बेचना, उनके लिए ये लेवी लागू है। तो अगर मैं एज एन इंडिविजुअल गाड़ी बेचता हूं तो ये लेवी जो है मेरे ऊपर लागू नहीं है, क्योंकि मैंने जो गाड़ी खरीदी थी वो अपने यूज के लिए खरीदी थी, ट्रेडिंग के लिए नहीं खरीदी। तो जो कार प्लेटफॉर्म्स हैं या यूज्ड कार डीलर्स हैं जो गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी बेचते हैं, ये लेवी उनके ऊपर है। अब उनके केस में जब वो गाड़ी खरीदते हैं और गाड़ी बेचते हैं, उनको इनकम टैक्स के दायरे में डेप्रिसिएशन की बेनिफिट भी कुछ केसेस में मिल जाती है। उसको लेकर आपने अभी जब कुछ पहले जैसे बताया, अगर 1 लाख रुपए की मार्जिन है गाड़ी के ऊपर तो जीएसटी जो लगेगी वो 1 लाख रुपए के ऊपर लगेगी।
कार की सेल प्राइस के ऊपर नहीं लगेगी, जिसकी वजह से जो इम्पैक्ट होगा ये डिसीजन का वो काफी कम रहेगा। इसमें ये भी समझने वाली बात है कि अगर गाड़ी कोई भी खरीद के मार्केट कंडीशंस की वजह से अगर वो कम प्राइस में बेचते हैं तो कोई जीएसटी नहीं लगेगी उसके ऊपर। तो ये जरूरी है आपके माध्यम से और सोशल मीडिया के माध्यम से ये क्लैरिफाई करना कि जीएसटी काउंसिल ने ऐसा कोई फैसला नहीं किया है यूज्ड कार्स के मैटर में जो ड्रैकोनियन है या यूज्ड कार बिजनेस के लिए बहुत नेगेटिव है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जो हुआ है वो उन्होंने क्लैरिफाई किया है जो जीएसटी काउंसिल मीटिंग के बाद में प्रेस रिलीज में आई थी और उसी को इम्प्लीमेंट करने की कोशिश में लगे। ऑलराइट सर, यानी कि अगर आपकी बात को मैं सम अप करूं तो जीएसटी इज अप्लाइड टू द मार्जिन नॉट द एंटायर सेल प्राइस। ये आप वाक्य जो है हमारे तमाम दर्शक ध्यान रखें। Exactly, and the language used is value addition to the car. So the value added to the car by the reseller of the car. ओके, सिर्फ उसी के ऊपर जीएसटी लगेगी। राइट। अभिषेक जी, अगर आप भी इसमें कुछ और जोड़ना चाहें, नंबर 1। नंबर 2, इतना कंफ्यूजन क्यों हुआ? क्या मिनिस्ट्री के लोग अच्छा होमवर्क नहीं करते हैं, जीएसटी के लोग कि एक इतने बड़े फैसले को सही तरीके से फ्लोट किया जाए? देखिए, मैं मनी साहब से बिल्कुल सहमत हूं। जो उन्होंने बिल्कुल समझाया वो बिल्कुल उचित तरीके से समझाया। जब भी किसी भी क्लासिफिकेशन या वैल्यूएशन की बात आती है तो रूल्स को बिल्कुल सरल से सरल रखना चाहिए। अब अगर आज आप बात करते हैं कैरेमल पॉपकॉर्न की और उस पर एक डिफरेंट रेट करते हैं, एक कैरेक्टरिस्टिक की वजह से प्रोडक्ट का रेट डिफरेंट हो जाता है। तो कल क्या अगर कैशू नट्स कैरमलाइज्ड होंगे तो क्या उसका रेट डिफरेंट हो जाएगा? क्या डार्क चॉकलेट 70% पे रेट डिफरेंट होगा और 95% पे डिफरेंट होगा? क्या लस्सी, स्वीट लस्सी का रेट डिफरेंट होगा? तो ऐसे सवाल खड़े होते हैं। और अगर आज बात करें कि जिन प्रिंसिपल्स पर जीएसटी लगना चाहिए, जो प्रिंसिपल्स एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है जीएसटी के पूरे इंप्लीमेंटेशन के, ऐसी क्लासिफिकेशंस उन प्रिंसिपल से हटके होते हैं और इसीलिए ये पॉपकॉर्न का मुद्दे विषय थोड़ा चर्चा में ज्यादा आ गया। मगर ये उन प्रिंसिपल से हटके है, कॉमन लोगों से ये बहुत जुड़ी हुई चीजें हैं, अम्यूजमेंट से जुड़ी हुई चीजें हैं, तो ये चीजें चर्चा में आ गई हैं। मगर हमने पहले भी बात करी है कि जितना भी रेट रैशनलाइजेशन होना है वो होना चाहिए, जितने भी कम से कम रेट हो वो होने चाहिए। और किसी भी एक प्रोडक्ट का, गुड्स या सर्विसेज का, उस पर अगर मल्टीपल रेट्स होंगे, एक ही गुड्स पर या सर्विस पर मल्टीपल रेट होंगे तो क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स बढ़ेंगे। बिजनेसेस को रेट को सिस्टम में चेंज करना पड़ता है, उनके अलग अलग कोडिफिकेशन सिस्टम में करना पड़ता है, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर सारे लोगों को तैयार करना पड़ता है। अगर ये फ्रीक्वेंट रेट चेंजेस होते हैं तो ये एक समस्या की बात है। और जब अगर आप बात करते हैं पॉपकॉर्न की या इन ऐसी चीजों की, कोई भी ऐसी चीज जो एक वैल्यू के बेस पर टैक्स को डिफरेंट करती हैं या फिर किसी कैरेक्टरिस्टिक के बेस पर डिफरेंट करती हैं, तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ने, रीडर्स ने मैसेज भेजा कि हो सकता है कि कल ऐसा भी हो जाए कि जो लेडीज सैंडल पहनती हैं अगर वो 2.5 इंच से ऊपर की हो गई तो उस पर डिफरेंट रेट हो जाएगा, क्योंकि वो लग्जरी में ना आ जाएं। ऐसे ऐसे लोग आज अगर सवाल उठा रहे हैं, मजाक बना रहे हैं, तो जीएसटी काउंसिल को कहीं पर ऐसी चीजों पर सोचना चाहिए, किसी भी अनाउंसमेंट से पहले सोचना चाहिए। और जो हमें लगता है कि ये अभी एक प्रपोजल है, ऐसी क्लासिफिकेशन इश्यूज जो कि जीएसटी काउंसिल में डिस्कस हुए हैं, ऐसी उम्मीद करी जाती है कि ऐसी सारी चीजों को वापस लिया जाएगा, इन पर इंप्लीमेंटेशन नहीं होगा। और एक सबसे मुख्य बात जो है वो ये है कि जो कुछ ऐसी रेट्स की चीजें जैसे हेल्थ इंश्योरेंस, उन पर जल्द से जल्द फैसला लेना चाहिए। जो सीनियर सिटीजन की हेल्थ एंड लाइफ इंश्योरेंस जैसी चीजें हैं, उन पर हमारे व्यूअर्स ने बहुत दूर दूर से ये मैसेजेस, ईमेल्स ये डाले हैं कि हेल्थ इंश्योरेंस जो सीनियर सिटीजन के लिए, आपके चैनल के माध्यम से मैं ये वित्त मंत्री जी को ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि उस पर अगली जीएसटी काउंसिल में डिसीजन जरूर लें, क्योंकि 31 मार्च 2025 से पहले अगर उस पर डिसीजन लिया जाता है, एंटी प्रॉफिटेरिंग के सनसेट क्लॉज से पहले वो डिसीजन लिया जाएगा और उम्मीद करी जाएगी कि इंडस्ट्री बेनिफिट कंज्यूमर को पास करेगा। ऑलराइट साहब, मनी सर, अब एक बड़ा सवाल ये आता है कि एक तरफ हम कहते हैं कि साहब हम जीएसटी लेकर आए हैं, एक देश
एक टैक्स के लिए, और सिर्फ पॉपकॉर्न का ही, और आज दुनिया भर के मीम्स बन रहे हैं। लेकिन उन मीम से इतर अगर मैं टैक्स रैशनलाइजेशन की अगर बात करूं, सिर्फ एक पॉपकॉर्न में ही इतना कंफ्यूजन कि पॉपकॉर्न अगर इंडिपेंडेंटली सोल्ड होगा मूवी थिएटर में तो उस पर 5% आएगा, अगर वो क्लासिफाइड होता है सॉल्ट और स्पाइसेस के साथ तो नमकीन की श्रेणी में आकर अलग अलग लगेगा, प्री पैक्ड में 12% लग जाएगा, कैरेमलाइज्ड में अलग लग जाएगा, शुगर कन्फेक्शनरी में आ जाए। ये इतना क्या वाकई में ये इतना कॉम्प्लेक्स है, या हम सरलीकृत नहीं कर पा रहे हैं जीएसटी को? देखिए, पहली बात यह है कि ये पॉपकॉर्न को जो मुद्दा है इसको बहुत ज्यादा डिस्कस कर लिया गया है, और मेरे हिसाब से वो जो मुद्दा है वो मुद्दा वारंट नहीं करता है कि इतनी चर्चा हो इस इशू के ऊपर। ओके। मैंने अभी सिर्फ 2 दिन पहले पढ़ा था अखबार में कि देश भर में जो पॉपकॉर्न की जो विक्रय है उसमें से 1% ही है जो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न है, और कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न ऐसी चीज है जो सब जगह पे अवेलेबल नहीं है, कुछ जगहों पे अवेलेबल है। जनरली लोग जो कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न प्रेफर करते हैं वो एक सर्टेन क्लास ऑफ इंडिविजुअल प्रेफर करते हैं उसको, पर 99% जो पॉपकॉर्न बिकती है वो सॉल्टेड पॉपकॉर्न है। तो इस इश्यू के ऊपर बहुत ज्यादा चर्चा हो गया है जो कि मेरे हिसाब से वारंटेड नहीं है। शायद डिस्कशन ज्यादा होनी चाहिए, जैसे आपने सही तरीके से कहा, रेट रैशनलाइजेशन के ऊपर। हम जीएसटी में रेट स्लैब्स की रिडक्शन कब देखेंगे? हम कब ये देखेंगे कि हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में धीरे धीरे लेके आते हैं? यस। जितने रेट्स हैं आज की तारीख में जीएसटी में, उन रेट्स में 2 रेट्स को मर्ज करके क्या हम नया रेट बना सकते हैं? जो प्रोडक्ट्स जीएसटी में हैं आज की तारीख में, एसेंशियल गुड्स के कैटेगरी में कुछ और गुड्स हैं क्या जो वक्त के हिसाब से पहले 12% में थे पर आज वो एसेंशियल गुड्स बन गए हैं, तो उनको 5% में लेके आने की जरूरत है। ये सारे मुद्दों के ऊपर जो चर्चा है वो कॉमन मैन को सिग्निफिकेंटली बेनिफिट करेगा, और इसके ऊपर चर्चा जो है वो सोशली डिजायरेबल भी रही। एब्सोल्युटली पर सर। बहुत ज्यादा अटेंशन चला गया है पॉपकॉर्न के डिबेट में, बिल्कुल। जो कम से कम मेरे समझ में नहीं आया था, क्योंकि अगर 1% ऑफ टोटल पॉपकॉर्न सेल कैरामलाइज्ड पॉपकॉर्न है तो उसके ऊपर मान लीजिए अगर 18% भी हो गया है तो ठीक है, उसको चॉकलेट प्रोडक्ट्स के हिसाब से ट्रीट कर रहे हैं, शुगर कोटेड कॉन्फेक्शनरी के जैसे ट्रीट कर रहे हैं, दैट्स फाइन। एब्सोल्युटली सर। बट आपने बिल्कुल सही कहा सर, और मेरा पॉइंट भी वही है, और अभिषेक जी के पास भी मैं इसी पे आ रहा हूँ। देखिए, ये पॉपकॉर्न में ये जो सोशल मीडिया पे ये जो चकल्लस चल रही है, ये अब कितनी सही कितनी गलत ये सोशल मीडिया के लोग जाने, लेकिन एक बड़ा पहलू जो इससे निकल कर आ रहा है जिस पर शायद हमें परत दर परत चर्चा करनी होगी, वो वही है जो मैंने सर से भी कहा कि कॉम्प्लेक्सिटी इन क्लासिफिकेशन जो है आपका, जो ज्यादा स्ट्रीमलाइन क्लासिफिकेशन की डिमांड करता है। अब इतनी छोटी छोटी बात पे अगर आप लूज पॉपकॉर्न वर्सेस प्री पैक्ड पे आते हो, कैरेमलाइज्ड पॉपकॉर्न वर्सेस रेगुलर पे आते हो, ये थोड़ा अलग चीज है, लेकिन कॉम्प्लेक्सिटी इन क्लासिफिकेशन का इश्यू तो एड्रेस करना ही होगा जीएसटी काउंसिल को सर। बिल्कुल, आई थिंक आपने बिल्कुल सही बोला, वो करना ही होगा। जैसे मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूं जो आज इंडस्ट्री का बहुत बड़ा इशू चल रहा है। रेस्टोरेंट सर्विसेज 5% पर टैक्स लगता है जीएसटी का, और जो डोनट्स हैं अगर आप वो रेस्टोरेंट में खाते हो तो उस पर 5% टैक्स ही लगता है। बट ये जो कन्फेक्शनरीज हैं और चॉकलेट शॉप्स हैं जो उस पर एक काम करती हैं और जहां पर बैठने की भी जगह है, जो खाते हैं उनको देश भर में नोटिस आए हुए हैं कि ये डोनट्स पर, चॉकलेट्स पर, केक्स पर 5% नहीं लगेगा। डोनट्स का एक प्रोसेस होता है बनने का, उस पर 5% नहीं लगेगा, उस पर 18% लगेगा। तो ये केवल पॉपकॉर्न ही एक ऐसी समस्या नहीं है। आई थिंक ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, प्रोडक्ट्स हैं जहां पर आज एक जरूरत है एक प्रॉपरली एक सर्कुलर आने के लिए, जिससे ये क्लासिफिकेशन के डिस्प्यूट्स कम हो जाएं। जैसे अभी पीछे सैनिटाइजर पर भी बहुत बड़ा डिस्प्यूट था कि वो मेडिकमेंट्स पे चल रहे हैं। आप ये मानिए कि जो रेल मेट्रो में कुछ पार्ट जाते हैं उन पर इशू है। आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री में जो शो कॉज नोटिस दिए जा रहे हैं वो सिलेंडर्स, जो गाड़ियों में सिलेंडर लगते हैं उन पर है कि ये कार पार्ट्स माने जाएंगे या ये सिलेंडर माना जाएगा, तो उस पर 18%। और ये बहुत सारे ऐसे शो कॉज नोटिस आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों के लिए। तो जबकि गवर्नमेंट का उद्देश्य ये है
जीएसटी काउंसिल का उद्देश्य यह है कि लिटिगेशन को कम करा जाए, तो ऐसे क्लासिफिकेशन एस्पेक्ट्स पे जहां पर पूरे इंडस्ट्री वाइड इश्यूज हैं, जहां पर आप बल्क में कारपेट बॉम्बिंग करके शो कॉज नोटिस इशू करते हो, करेक्ट। आई थिंक एक ऐसा नॉर्थ ब्लॉक से उन ऐसी प्रॉपर नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स, क्लैरिफिकेशंस इन इश्यूज के लिए निकलने चाहिए कि जिससे लिटिगेशन इंसेप्शन पर ही कम हो जाए। देखिए अभी आने वाले समय में आप देखेंगे कि बहुत बड़े शो कॉज नोटिस आने वाले हैं कार पार्ट्स के लिए। बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो वो बोलते हैं कि ये कार पार्ट्स में नहीं माने जाएंगे। इनको अगर वो घड़ी लगती है, टेप रिकॉर्डर लगता है, गैस सिलेंडर लगता है कार में, तो क्या वो कार पार्ट्स में माना जाएगा या फिर उनको सेपरेट रेट में टैक्सेबल माना जाएगा? ऐसे बहुत सारे इश्यूज आ रहे हैं। तो क्लासिफिकेशन को लेके ये जो मुद्दे उठ रहे हैं, ये जब तक कम नहीं होंगे तब तक कि जब तक एक रेट रैशनलाइजेशन नहीं होता। Absolutely. आज 12% और 18% के बीच में बहुत विवाद होते हैं। अगर ये रेट ही कम रह जाएं, ये रेट ही कम हो जाएं, तो क्लासिफिकेशन के इश्यूज और डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। एक बात और समझने की ये है कि जब लोअर अथॉरिटीज किसी शो कॉज नोटिस को देती है तो जनरली डिमांड को कंफर्म करती है, और लिटिगेशन कॉस्ट बिजनेसेस के लिए बहुत हाई है, क्योंकि उनको मैंडेटरी प्री डिपॉजिट भी देना पड़ता है, 10% प्लस 10%, 20% टैक्स देना पड़ता है, और अभी तक ट्राइब्यूनल बना नहीं है। जब ये एसएससी कोर्ट में जाते हैं ये बोल के कि ये प्री डिपॉजिट उनके लिए बहुत बड़ा अमाउंट है, तो कोर्ट कहता है कि आपके पास ऑल्टरनेट रेमेडी है। तो ये जो बिजनेसेस हैं, स्पेशली जो मीडियम साइज बिजनेसेस हैं, उनको बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, कैश फ्लो की बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। आई थिंक लिटिगेशन कम से कम करना पड़ेगा। जीएसटी ट्राइब्यूनल को इंप्लीमेंट जल्दी से जल्दी करना होगा, Absolutely, और ये sir. जो प्री डिपॉजिट का रेट है इसको कम करना होगा, जिससे क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स और अदर डिस्प्यूट्स की समस्या को हल करा। बहुत अच्छे तरीके से रस्तोगी साहब, थैंक्स फॉर दिस, क्योंकि इस पूरी चर्चा के बहाने कम से कम जो पेन पॉइंट्स हैं कारोबारियों के वो भी आने चाहिए और वो भी सरकार के संज्ञान में होने चाहिए। मनी सर, बहुत क्विकली क्लासिफिकेशन, रेट रैशनलाइजेशन, लिटिगेशन कॉस्ट का इशू बताया, कॉम्प्लेक्सिटी की पूरी बात हो रही है। आपके अनुसार इन सोशल मीडिया चकल्लस से दूर जो असल मुद्दे हैं जिन पर फोकस करना होगा जीएसटी काउंसिल को, क्विकली सर, वो क्या हैं? पहली बात है, उनको रेट रैशनलाइज तो करनी पड़ेगी, क्योंकि जीएसटी के जितने रेट्स हैं, जीएसटी के शुरुआत में किसी ने इतने रेट्स आएंगे जीएसटी में ये सोचा भी नहीं था, पर ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जीएसटी के जो रेट्स हैं उनको कम करने की जरूरत है। दूसरा है, अगेन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स को जीएसटी में धीरे धीरे लेके आना पड़ेगा। शायद पहले एविएशन टर्बाइन फ्यूल, उसके बाद नेचुरल गैस, फिर फ्यूचर में पेट्रोल डीजल, ये लेके आने का एक प्लान कम से कम बनाएं, जिसमें से अगले 3 साल में या 4 साल में हाउ विल दैट ट्रांसफर, इसकी बहुत जरूरत है। क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स जो हैं उनको कम करने की डेफिनेटली जरूरत है। ट्राइब्यूनल्स जीएसटी के अंतर्गत जो हैं उनको सेटअप करके ऑपरेशनलाइज करने की बहुत जरूरत है। एक चीज मैं ये कहना चाहूंगा कि देखिए, क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स जो हैं और जो निकल रहे हैं अभी, वो इसलिए भी आ रहे हैं क्योंकि इंडिया की इकोनॉमी ग्रो कर रही है और नए प्रोडक्ट्स आ रहे हैं ग्रेजुअली, और क्योंकि जीएसटी ट्रांजैक्शन बेस्ड टैक्स है, जब भी कोई नई ट्रांजैक्शन आएगी, नई प्रोडक्ट आएगी, नया बिजनेस मॉडल आएगा, उसमें ये स्वाभाविक है कि लोगों के मन में विचार होगा कि क्या रेट ऑफ टैक्स लगेगा। पर इन सब मुद्दों के ऊपर जीएसटी काउंसिल ने पहले जिस तरीके से स्टीवर्डशिप प्रोवाइड की है, उनको जरूरत है कि वो उसी स्टीवर्डशिप को कंटिन्यू करें फ्यूचर में। एब्सोल्युटली। तो करंट जीएसटी सिस्टम को कुछ ऐसी बातें भी है जिनको रिव्यू भी करना होगा, क्रिटिसिज्म को हेल्दी वे में भी लेना होगा, साथ ही साथ ये भी देखना होगा कि ये क्रिटिसिज्म का सोर्स क्या है, वो ट्रिगर क्या है। आज आप भले ही सतही तौर पर कह सकते हैं कि पॉपकॉर्न की बहस बहुत ही सतही है, बहुत ही जेनेरिक है, बट उसका सोर्स लेजिटिमेट है, उसका सोर्स कुछ ना कुछ ऐसी बातें हैं जिसकी वजह से प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो ये सब एड्रेस करना होगा। आई थिंक ये सारी की सारी बातें क्योंकि इफेक्ट करती हैं हमारे कंज्यूमर बिहेवियर को और ओवरऑल इकोनॉमी को, इसलिए इस पर समय समय पर बीच बीच में विमर्श होना बहुत ज़रूरी है। आज इन दोनों मुद्दों पर बहुत ही अच्छी हेल्दी चर्चा हुई। आप दोनों ने बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में हमारे दर्शकों को बताया। थैंक यू सो मच मणि सर, रस्तोगी सर, बहुत बहुत शुक्रिया आपका।